भारत की खोज किसने और कैसे की, आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्यों से भरा है। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब दुनिया गोल है, ये प्रमाण मिल चुका था, पर दुनिया के आधे हिस्से अब भी रहस्य में डूबे हुए थे। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामलों में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन वैभव से, बल्कि प्रकृति से भी हमेशा से परिपूर्ण रहे हैं। भारत एक सोने की चिड़िया था और इसीलिए भारत पर लोगों की बुरी नजर भी रहती है। उसी समय यूरोप के लोग पूरी दुनिया में व्यापार करना चाहते थे। भारत में व्यापार करने के लिए उन्हें समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे। पुर्तगाल के एक छोटे से नगर में जन्मा वास्को द गामा बचपन से ही समुद्र की आवाज में कुछ अलग सुनता था। वास्को द गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला था। कोलंबस भी भारत को खोजने गए थे, लेकिन अमेरिका जा पहुंचे। पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये नहीं बताते थे कि ये मसाले वे पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखला है जिसे पार करना उस दौर में असंभव था। भारत के दूसरी ओर तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के लिए तीन रास्ते थे। एक, पहला रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दो, दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीन, तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ समुद्र ही था। वास्को द गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पेशे से एक नाविक था। इसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय अरब के लोग यूरोप में मसाला बेचा करते थे जो वे भारत से लाते थे। यूरोप में इन मसालों की मांग बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए यूरोप के लोग भारत जाकर मसाले लाना चाहते थे। लेकिन उनके लिए भारत जाने का रास्ता दुर्गम भरा था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान, अफगानिस्तान होकर जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत कम समय में ले जाए। ऐसा मार्ग केवल समुद्र के जरिए ही संभव था। वास्को द गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठानी और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़े। सो गैब्रियल, सो रफेल, दैरियो और एक सप्लाई शिप। नाविकों के लिए भोजन तैयार किया गया, सूखा मांस, पानी के विशाल जलपात्र, नमक में दबाई गई मछलियां और कठोर ब्रेड। क्योंकि समुद्र पर महीनों तक ताजा भोजन मिलना लगभग असंभव था। सबसे कठिन तैयारी थी नक्शों और सितारों को पढ़ने की कला। उस समय दुनिया का नक्शा अधूरा था। अफ्रीका का दक्षिणी सिरा कैसा दिखता है, ये कोई नहीं जानता था। कई नाविक मानते थे कि वहां समुद्र दुनिया से नीचे गिर जाता है। फिर भी इन सब के बावजूद लोग वास्को द गामा के साथ जाने को तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि भारत का मार्ग मिल गया तो उनका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। और फिर आया वो दिन, 8 जुलाई 1497, जब सूरज समुद्र पर सोना बिखेर रहा था। 4 जहाजों ने पाल उठाए, लोग तट पर खड़े रो रहे थे और इतिहास अपनी सांसें रोककर देख रहा था। वास्को द गामा की यात्रा शुरू हो चुकी थी। जैसे ही लिस्बन पीछे छूटता गया, समुद्र ने अपना वास्तविक रूप दिखाना शुरू कर दिया। शुरुआत शांत थी, पर कुछ दिनों बाद ही विशाल लहरें जहाजों से टकराने लगी। हवा इतनी तेज थी कि पाल फट गए, जहाज डगमगाने लगे और कई नाविकों ने पहली बार समुद्री भय महसूस किया। दिन में समुद्र और आसमान इतने एक जैसे दिखते कि दिशा पहचानना लगभग असंभव था। न रात का भरोसा था न दिन का। रात में केवल तारों की मंद चमक मार्गदर्शक बनती थी और कभी कभी बादल उन्हें भी छुपा लेते थे। बीमारियां भी यात्रा की सबसे बड़ी शत्रु थीं। लंबी यात्रा के कारण शरीर कमजोर पड़ता और कई नाविक बुखार, संक्रमण और भूख से तड़पने लगे। कुछ तो जहाजों के किनारों से नीचे समुद्र में गिर गए सदा के लिए। इन कठिन दिनों में मनोबल टूटना स्वाभाविक था। नाविक वास्को के पास आकर कहते, हम वापस लौट चले, हम मर जाएंगे। लेकिन वास्को द गामा हर बार दृढ़ता से जवाब देता, समुद्र हमें डराता है ताकि वो हमारी परीक्षा ले सके। हम भारत की दहलीज पर हैं, बस धैर्य रखो। उसकी आवाज में एक जादू था। नाविकों में फिर से साहस लौट आता। ये यात्रा समुद्र जीतने की नहीं थी, अपने डर को जीतने की थी। एक सुबह एक नाविक चिल्लाया, जमीन। वो था अफ्रीका का दक्षिणी सिरा, केप ऑफ गुड होप। लेकिन नाविक उसे केप ऑफ स्टॉर्म्स कहते थे, क्योंकि यहाँ समुद्र अपनी सबसे डरावनी शक्ल में होता था। लहरें पर्वतों जितनी ऊंची उठती, हवाएं जहाजों को खिलौने की तरह उछालती। ये वो जगह थी जहां सैकड़ों जहाज हमेशा के लिए डूब चुके थे। वास्को के जहाज भी इस भयावह परीक्षा से गुजरे। एक लहर इतनी भारी थी कि साउ राफेल का पूरा ढांचा हिल गया।
नाविक डर से चिल्ला उठे, ये हमारा अंत है। लेकिन चमत्कार हुआ, जहाज टूटे नहीं और कई दिनों तक लगातार संघर्ष करने के बाद वे अंततः इस मौत के दरवाजे को पार करने में सफल हुए। इतिहास में दर्ज है कि जो भी केप ऑफ गुड होप को पार कर ले, उसके लिए दुनिया का कोई मार्ग असंभव नहीं। यहीं से वास्को द गामा की यात्रा ने नया मोड़ लिया। वे अब पूर्वी अफ्रीका के तट की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली थी जो यूरोप और भारत के बीच सेतु बन जाएगा। केप पार करने के बाद पुर्तगाली जहाज अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचे। मोम्बासा ने उनका स्वागत नहीं किया। वहां के शासकों को विदेशी जहाजों पर संदेह था। कुछ दिनों तक तनाव रहा, लेकिन वास्को समझ गया कि उसे आगे बढ़ना होगा। और फिर वे मलिंदी पहुंचे, एक शांत व्यापारिक तटीय नगर। यही हुआ वो क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। वास्को द गामा की मुलाकात हुई अहमद इब्न मजीद से, जो हिंद महासागर का सबसे प्रसिद्ध नाविक था। उसके जहाजों ने वर्षों तक अरब और भारत के बीच का मार्ग तय किया था। वो वास्को की आंखों में भारत की लालसा पड़ चुका था और उसने कहा, जब मौसम की हवा बदलेगी, समुद्र खुद तुम्हें भारत पहुंचा देगा। उसने न सिर्फ दिशा बताई, बल्कि पुर्तगालियों के जहाजों को भारतीय महासागर की धारा, हवाओं और सितारों की भाषा भी समझाई। यह ज्ञान सदियों से अरब नाविकों के पास था, अब ये पहली बार यूरोपियों को मिला। और फिर वो दिन आया जब समुद्र अब शत्रु नहीं, मित्र बन चुका था और भारत बस कुछ दिन दूर था। 20 मई 1498 की सुबह समुद्र शांत था, हवा सुगंधित थी। लहरों के बीच अचानक एक हल्की सी चंदन की खुशबू फैली। ये भारत की पहली सांस थी। और फिर क्षितिज पर दिखाई दिए नारियल के पेड़, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, सफेद रेत और शांत जल। जहाज रुक गए। नाविक घुटनों के बल गिर पड़े। कुछ रो रहे थे, कुछ मिट्टी को छूकर माथे से लगा रहे थे। कालीकट भारत का वह द्वार जिसने सदियों से समुद्री व्यापार को समृद्ध किया था। भारत का दृश्य पुर्तगालियों के लिए स्वप्न जैसा था। यहाँ की भूमि, यहाँ के बाजार जीवंत और यहाँ की संस्कृति अत्यंत परिष्कृत थी। लोगों ने स्वागत किया, कुछ उत्सुकता से, कुछ सतर्कता से। वास्को द गामा ने महसूस किया कि वो केवल भारत नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के एक उच्चतम रूप से रूबरू हो चुका है। ये क्षण इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था, क्योंकि इसके बाद पूर्व और पश्चिम का संबंध हमेशा के लिए बदल गया। कालीकट सिर्फ एक शहर नहीं था, यह पूर्व का महान व्यापारिक केंद्र था। बाजारों में मसालों की खुशबू तैरती, लोग दूर दूर देशों से सामान लेकर आते और व्यापारी भाषा, धर्म और संस्कृति से परे एक दूसरे को समझते थे। वास्को द गामा और उसके दल का औपचारिक स्वागत कालीकट के जमोरिन शासक ने किया। जमोरिन विद्वान और दूरदर्शी थे। राजमहल में पुर्तगालियों के लिए विशेष बैठक आयोजित की गई। दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और अद्भुत रेशम उनके सामने ऐसे रखा गया मानो ये सामान्य वस्तुएं हों। वास्को को विश्वास नहीं हो रहा था। यूरोप जिन चीजों को सोने के बराबर मानता था, वे यहाँ रोजमर्रा के व्यापार का हिस्सा थी। भारतीय विद्वानों ने उन्हें खगोल शास्त्र की भाषा, आयुर्वेदिक ज्ञान और समुद्री हवाओं के रहस्य बताए। वास्को द गामा ने व्यापार का प्रस्ताव रखा और जमुरिन ने उसे स्वीकार कर लिया। यह पहला औपचारिक संबंध था भारत और यूरोप के बीच। पर इतिहास रुकता नहीं, यह आगे बढ़ता है और कभी कभी अंधकार की ओर। वास्को द गामा की यात्रा ने यूरोपियों को भारत की समृद्धि दिखा दी। यह वो भूमि थी जहां मसाले सोने के समान मूल्यवान थे और व्यापार असाधारण लाभ देता था। लेकिन व्यापार ने धीरे धीरे लालच का रूप ले लिया। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उन्होंने व्यापारिक चौकियां बनाई। फिर आए डच, वे भी यही चाहते थे। मसालों का साम्राज्य अब उपनिवेशवादी शक्तियों के निशाने पर आ गया। यूरोपीय शक्तियां केवल मसाले नहीं चाहती थीं, वे चाहते थे शासन, संसाधन और भारतीय बाजारों पर अधिकार। इस लालच ने संघर्षों, युद्धों और शोषण को जन्म दिया। फ्रांसीसी भी पीछे नहीं रहे और अंत में इंग्लैंड, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर भारत के संसाधनों पर नियंत्रण जमाना शुरू किया। कुछ दशकों में भारत, जो दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, वास्को द गामा की खोज से नई दुनिया के लिए दरवाजा खोला। लेकिन उसी दरवाजे से उपनिवेशवाद का अंधेरा भीतर आया। और फिर भारत ने सदी दर सदी संघर्ष किया, जब तक कि स्वतंत्रता की लौ नहीं जल उठी। 1498 में भारत को समुद्री मार्ग से खोजा गया था, पर असली भारत दुनिया ने 15 अगस्त 1947 को जाना। जब भारत स्वतंत्र हुआ, दुनिया ने कहा, भारत सिर्फ भूमि नहीं, एक आत्मा है, इसे जीतना नहीं, सम्मान देना चाहिए। भारत कभी खोया हुआ नहीं था, बस दुनिया को उसकी खोज करने में समय लगा, क्योंकि भारत एक विचार है और विचार कभी नहीं मिटते। वे हमेशा दुनिया को रोशनी दिखाते हैं।